क्या हाल चाल सभी बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका वापस से आपके बेहतरीन प्लेटफॉर्म आईसीएसई वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और वापस से आपके लिए लेकर के आया हूं एक और बेहतरीन सा माइंड मैप। और हम करने वाले हैं आज टॉपिक द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। जी हां, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरकार की जहां पे ना तो आपकी सुनवाई है और ना ही आपके लिए कोई राइट्स या फिर अधिकार है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट विच इज वेरी मच यू कैन से दैट पावरफुल, जिसकी पावर्स पे कोई रेस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई लगाम नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। इंसान अगर आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को सप्रेस कर दिया जाएगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिक्टेटरशिप्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे जबरदस्त कंट्रीज की जहां पे दो जबरदस्त लोग आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने दुनिया को एक टाइम पे हिला दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट फेसिज्म का पॉलिसी या फेसिज्म का जो फेस था इन इटली, और साथ ही साथ नाजिज्म का जो फेस था जिसको हिटलर लेकर के आया था इन जर्मनी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जबरदस्त से इस खतरनाक वाले टॉपिक्स को। ठीक है, खतरनाक इसलिए बिकॉज अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर जो एट्रोसिटीज हुई हैं लोगों के साथ बेटा, वो कितनी जबरदस्त थी। ठीक है, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स। कम समय के अंदर इफेक्टिव पढ़ाई करना है भाई, आ जाओ करवा देंगे आईसीएसई वाला के ऊपर। चलिए, अब सवाल बहुत सिंपल है दोस्तों कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने को सबको याद है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1914 से 18 तक था। हालांकि उसके इंपैक्ट सबसाइड होते होते 1919 लग गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डेमोक्रेसी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इलाकों में स्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन ग्रेजुअली स्लोली क्या होता है, जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स हैं, यानी ऐसी गवर्नमेंट जिनके पास अनकंट्रोल पावर है और जिनका जो लीडर है वो दूसरों की बात नहीं सुनता, तो ऐसी गवर्नमेंट्स अगर आप देखोगे तो रशिया, जर्मनी और इटली और स्पेन के अंदर स्टैब्लिश होनी स्टार्ट होती हैं, राइट। और ये जो स्टेट्स थे ये अपने मिलिट्री पावर को भी डेफिनेट सी बात है बच्चे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये लीग ऑफ नेशंस के साथ मिलकर काम करने से मना कर देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, नंबर वन, लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिसी ऑफ फासिज्म। तो बेसिकली ये जो आपका पीरियड था दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच में, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज यहां पे दिखती हैं। पहला था द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली और दूसरा था नाजिज्म इन जर्मनी। अब जो फासिज्म आपका वर्ड है बेटा, ये डिराइव होता है फ्रॉम द वर्ड फासियो, जिसका मतलब होता है यूनियन या फिर लीग। फासिज्म के अंदर क्या है बेटा, जो पावर ऑफ द स्टेट है वो एक इंसान के कंट्रोल में है और साथ ही साथ जो बाकी लोग हैं उसके ऑर्डर्स यहां पे मानेंगे। फासिज्म की अगर हम बात करें तो इटली में एक एंटी नेशनल मूवमेंट, एक एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फॉर्म में इसका शुरुआत हुआ था। अब अगर आप देखोगे इसके राइजेस के रीजन क्या है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। इटली ने अगर आप देखोगे बेटा तो अलाइड पावर्स को ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, जिससे कि वो जर्मन और टर्किश टेरिटरीज को गेन कर सकें। ठीक है, हाउएवर अगर आप देखोगे तो कोई भी टेरिटरीज यहां पे जर्मन और टर्किश की गेन नहीं कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट अगर आप देखोगे तो इनको सिर्फ सदर्न टायरोल और ट्रेंटिनो का ही इलाका मिलता है, एंड साथ ही साथ कुछ कोस्टल इलाके डालामाशिया के। तो इससे होता ही है कि यार इटली के अंदर बहुत ज्यादा डिसकंटेंट है, इटली बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। साथ ही साथ इटली के अगर आप देखोगे तो हेवी इकोनॉमिक लॉसेस फेस करने पड़ते हैं वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज वगैरह सब इसके बर्बाद हो जाते हैं एंड लार्ज स्केल लेवल पे यहां पे बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाता है। फूड ग्रेन्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो डेमोक्रेसी जब स्टैब्लिश होती है इटली के अंदर आप देखो 1919 में, तो कोई भी सिंगल पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको यहां पे मेजॉरिटी मिल पाए इलेक्शंस के अंदर। तो इससे क्या हुआ यार, ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, बिकॉज 6 कोएलिशन गवर्नमेंट्स, यानी दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब मिलकर सरकार बनाते हैं तो 6 कोएलिशन गवर्नमेंट्स यहां पे फॉर्म होती हैं 1919 से 1922 के बीच में, राइट। एंड क्योंकि इसमें कोई म्यूचुअल अवेयरनेस, आपस में कॉन्सेंसस नहीं था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी पार्टीज के बीच में इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के, सो गवर्नमेंट यहां पे बढ़ती हुई बेरोजगारी के साथ यहां पे डील अप नहीं कर पाती और स्ट्राइक्स और आपके जो दंगे हैं वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि यार अगर आप देखेंगे बेटा यहां पे तो ये वॉर के टाइम का जो पीरियड था तो इसमें एक और बड़ी चीज होती है सोसाइटी में, दैट इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब क्या होता है यहां पे देखिएगा, जो कॉमन आदमी है वो यहां पे रिसोर्सेस के एक बंदे के हाथ में होने को अपोज करना स्टार्ट कर जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जिस टाइम के अमीर लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स वगैरह थे, वो ज्यादातर रिसोर्सेस को कंट्रोल करते थे और इसी बात को अपोज कर रहा होता है एक कॉमन इंसान। ठीक है, अब इंस्पायर्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन जो कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है, वो यहां पे क्या करते हैं यार, धीरे धीरे करके रेवोल्यूशनरी आइडियाज को इटली के अंदर स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं। जो पीजेंट्स होते हैं वो लैंडलॉर्ड्स से उनकी जमीनें छीन लेते हैं, वर्कर्स स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं। कम्युनिस्ट क्या करते हैं यार, यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट करते हैं सरकार को ओवरथ्रो कर करके जो है स्टेट पावर को कैप्चर करने की। और लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो उनके लिए जो कम्युनिज्म है बहुत ज्यादा डेंजर है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है उनकी जमीनें छीनना, फैक्ट्रीज बंद कराना, ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट था। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये फेसिज्म को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं इस कम्युनिज्म का इंपैक्ट को बैलेंस करने के लिए, राइट। तो जो लीग ऑफ नेशंस अगर आप देखेंगे जिसको अपने वर्ल्ड वॉर वन के बाद में एस्टैब्लिश होते हुए देखा था, ये एक बहुत ज्यादा वीक ऑर्गेनाइजेशन था। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे बच्चे तो ये बिल्कुल भी इस बढ़ते हुए फेसिज्म के इन्फ्लुएंस को यहां पे कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये
जो नाजिज्म बढ़ रहा था आपका जर्मनी के अंदर हिटलर की लीडरशिप में बेटा, उसको भी यहां पे चेक नहीं कर पाता। अब इटली के अंदर जो डिक्टेटर आपको देखने को मिलते हैं उनका नाम है मुसोलिनी। तो मुसोलिनी अगर आप देखोगे तो उनका पर्सनालिटी बड़ा अट्रैक्टिव टाइप का था, जबरदस्त पर्सनालिटी था। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये लोगों का सपोर्ट जो है ना बहुत इजीली से गेन करने में बहुत सक्सेसफुल रहे। कैसे? अपने इटली के पास की कहानियां सुना करके, इटली के ग्लोरीज के बात बता करके। सो मुसोलिनी को कई बार ड्यूस कहा जाता था, जिसका मतलब होता है द लीडर। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो मेजर एम्स क्या थे फासिज्म के? सिंपल सी बात है, नंबर 1 डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव ना रखना। फासिस्ट के इलाज से जो डेमोक्रेसी है बेटा, वो रिच एंड पुअर के बीच में गैप्स को बढ़ाती है। फासिस्ट सपोर्टेड करते थे कि एक पार्टी होना चाहिए, उस पार्टी का सिंगल लीडर होना चाहिए और उसी के हाथ में सारी पावर्स यहां पे होनी चाहिए, ठीक है, और तभी आपको प्रोग्रेस हो पाएगी। फासिस्ट का मानना था कि यार सिंपल सी बात है, जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वर्कर्स हो, कैपिटलिस्ट हो, है ना, आर्टिसंस वगैरह, सबको यहां पे कंट्रोल होना चाहिए सरकार का उनके ऊपर, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो फासिज्म जो है यहां पे नेशनलिज्म के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालता है, एक तरीके से अग्रेसिव नेशनलिज्म पे। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे जितनी भी अग्रेसिव नेशनलिस्ट पॉलिसीज थी, यानी हमारा देश आगे बढ़े, बाकी लोगों का नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज को सपोर्ट करता है। अब अगर हम आगे बात करें बच्चों, तो इटली के अंदर देखिए कैसे स्प्रेड होता है। तो इटली को जमाने में रूल क्या करते थे? किंग विक्टर इमानुएल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे किंग विक्टर इमानुएल डेफिनेट सी बात है एक वीक रूलर थे, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इनफैक्ट अगर आप देखोगे बच्चे, उसमें जो है कहीं ना कहीं काफी पीछे रह गया इटली उनकी लीडरशिप में। तो जो बेनिटो मुसोलिनी है, एक सोशलिस्ट, एक समाजवादी बंदा था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जब उसको रियलाइज हुआ कि एज अ सोशलिस्ट ये कोई भी फाइनेंस या कोई भी बेनिफिट यहां से नहीं निकाल सकता इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो ये क्या बन गया? एक एंटी सोशलिस्ट बन गया, ठीक है। इसने क्या किया? यहाँ पे कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए। इसका नाम था फासियो, जो कि ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस करते थे यहाँ पे किसके अगेंस्ट में? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो लेटर में क्या हुआ? बाद में इन ग्रुप्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके जो एक फासिस्ट पार्टी बना दी जाती है, एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है इनके मेंबर्स की, ठीक है, फासिस्ट पार्टी की। कहां पे? नेपल्स के अंदर, ठीक है, अक्टूबर के अंदर। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, इन द ईयर 1922। और मुसोलिनी क्या करते हैं? अनाउंस करते हैं कि अगर इसकी डिमांड्स को यहां पे नहीं माना गया तो ये रोम के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। इसकी डिमांड्स क्या थी? देखिए इसकी डिमांड समझते हैं। नंबर 1, 5 मेंबर्स फासिस्ट पार्टी के इंक्लूड होने चाहिए कैबिनेट के अंदर, नए इलेक्शंस करवाने चाहिए आपको यहां पे, गवर्नमेंट को फॉर्मली कंफर्म करना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए एट द लेटेस्ट। तो ये इंसान था बेटा बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है। नाउ अब क्या होता है? इन डिमांड्स को यहां पे सरकार एक्सेप्ट करती नहीं है इटली की, ठीक है। तो मुसोलिनी क्या करता है बेटा? रोम जाता है अपने फॉलोअर्स को लेकर के। 28 अक्टूबर 1922 को विक्टर इमानुएल जो आपका एम्परर था थर्ड, उसको इनवाइट करता है। अच्छा, एक चीज और है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो जब डिमांड जो है यहां पे बच्चे इसकी एक्सेप्ट नहीं की जाती सरकार की, तो मुसोलिनी अपने अपने फॉलोअर्स के साथ एकदम रोम पहुंच जाता है, एकदम धावा बोलने। तो ऐसे में क्या होता है? जो एम्परर विक्टर इमानुएल 3 थे, इसको यहां पे इन्वाइट करते हैं कि आप भैया आकर के एक नई सरकार फॉर्म करिए। अब एक बार जब बेनिटो मुसोलिनी के पास पावर आ जाती है, ठीक है, तो मुसोलिनी क्या करता है? फासिस्ट को जो है ना यहाँ पे प्रीफेक्ट जो है, प्रीफेक्ट मतलब एक तरीके से मंत्री अपॉइंट कर देता है इटली के कई सारे स्टेट्स के अंदर, एंड एक नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज करता है। अब ये जो टेक ओवर था गवर्नमेंट का बाय द फासिस्ट, इसके बाद आप देखोगे आता है रीन ऑफ टेरर, ठीक है, बहुत कम टाइम के दौरान में। तो रीन ऑफ टेरर का मतलब एक ऐसा राज जब लोगों के मन में बहुत ज्यादा खौफ बना दिया जाए, और मुसोलिनी बन जाता है बेटा द एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ इटली, जिसके बाद जिसके पावर्स के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब यहां पे कहा गया था कि यार सिंपल सी बात है बच्चों, कि मुसोलिनी को पावर इसलिए यहां पे हैंडल आउट की गई थी, ठीक है, very simple, it has been said that power to Mussolini was handed over to him because बहुत सिंपल है कि जो रूलिंग क्लासेस है इटली के, वो ये कंसिडर करते थे कि डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म जो है बहुत बड़ा थ्रेट है उनकी पावर को, एंड दैट इज व्हाई मुसोलिनी जो है एक बढ़िया बंदा हो सकता है उनकी पावर को बैलेंस करने के लिए, उनके राइट्स को हैंडल आउट करने के लिए, ठीक है। मुसोलिनी का बिलीव बहुत क्लियर था कि इटली मस्ट एक्सपांड या फिर पेरिश, या तो इटली को बहुत ज्यादा बढ़ा दो या तो इटली यहां पे खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कई सारी टेरिटरीज को कैप्चर करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है? जो एबिसिनिया का इलाका 1936 में, उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो जब लीग ऑफ नेशंस इस बात पे ऑब्जेक्ट करती है, तो इटली क्या करता है? लीग ऑफ नेशंस को लीव कर देता है। अब फासिज्म इन इटली कब एंड होता है बेटा? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, ठीक है। चलिए, तो मुसोलिनी को यहाँ पे अपनी खुद के पार्टी वाले लोग भगा देते हैं अपनी काउंसिल से 1943 के अंदर, और उसके बाद 1945 में इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और इसी के साथ आप देखेंगे कि फासिज्म इटली के अंदर खत्म हो जाता है। अब जो दूसरा इंपैक्ट है बेटा फासिज्म का, क्या इंपैक्ट था? देखिए, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स है, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। अगर हम मुसोलिनी की बात करें तो उसने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहां पे कैरी आउट किए थे इटली को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने कई सारे मेजर्स यहां पे लिए, जिससे कि आपकी जो करेंसी है उसका वैल्यू गिरना यहां पे बंद हो। फिर इसने एग्रीकल्चर एंड कई सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यहां पे सेटअप किया, एग्रीकल्चर को एक्सपैंड किया, ठीक है, जिससे कि आप शॉर्टेज ऑफ कोल वगैरह को यहां पे थोड़ा मैनेज कर सको। इसके अलावा अगर देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी रिड्यूस करने के लिए कई सारे इसने कदम उठाए। फैक्ट्रीज या मिल्स वगैरह को नेशनलाइज किया गया, सरकार के अंडर लाया गया। सिंडिकेट्स, कॉर्पोरेट्स वगैरह बनाए गए यहाँ पे, है ना, जिससे कि आपकी जो रिलेशन है बेटा यहाँ पे कैपिटलिस्ट के और वर्कर्स के बीच में, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो। फिर साथ ही साथ अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत बेहतर बनाया, कई सारे स्कूल्स, कई सारे कॉलेजेस, लाइब्रेरीज वगैरह सेटअप की गई, जिससे कि लोग जो है ना इलिटरेट ना रह जाए, उनको लिटरेसी बढ़ाई जाए।
मेजर्स लिए गए यहाँ पे मिलिट्री की पावर को बढ़ाने के लिए, है ना। अगर आप देखोगे मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पे कंपलसरी बना दी गई, एफर्ट्स लिए गए जिससे कि आप जो है अपनी नेवी को इंप्रूव कर पाओ। फिर एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन किया गया मुसोलिनी और पोप के बीच में। पोप कौन था? पोप यहाँ पे रिलीजियस लीडर है क्रिश्चियनिटी का, ठीक है। कहां रहता है? रोम के अंदर रहता है। तो उसके बीच में आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट साइन हुआ, और एग्रीमेंट ये था कि जो पोप है वो यहाँ पे मुसोलिनी से थोड़ा सा नीचे पोजीशन पे काम करेगा, एंड साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है मुसोलिनी ने फॉर्म की है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और बाद में मुसोलिनी जो है रोमन कैथलिक को, यहाँ पे रोमन कैथलिसिज्म को या रोमन कैथलिक जो समाज है क्रिश्चियनिटी का, उसके तरीके से कह सकते हो उसको एक ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर देता है, राइट। बिकॉज पोप पहले जमाने में बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है? देखिए नेगेटिव इंपैक्ट्स बहुत क्लियर है। जितनी पॉलिटिकल फ्रीडम्स थी, फ्रीडम्स जो राइट्स होते हैं फंडामेंटल, लोगों के छीन लिए गए थे। इटली जो एक डिक्टेटोरियल स्टेट बन गया, जितने भी मिलिट्री पावर्स हैं, सिविल पावर्स हैं, वो सारी की सारी मुसोलिनी के हैंड्स में आ गई। फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी फासिस्ट के अलावा सारी बैन कर दी गई। इसके अलावा प्रेस जो है सेंसर्ड हो गई, यानी सिंपल सी बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास नहीं रह जाएगा। यानी अगर आप सरकार के अगेंस्ट कुछ छापना चाहो, बोलना चाहो, तो दैट इज यू डोंट हैव दैट राइट, ठीक है। एंड मुसोलिनी ने क्या किया? जितने भी इसके ओपोनेंट्स थे सबको यहां पे मार दिया, फिर क्रश कर दिया, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई बात मुसोलिनी की। तो मुसोलिनी का जो आप कह सकते हैं फेज है वो कंपैरेटिवली हिटलर के मुकाबले फिर भी हल्का माना जाएगा, बिकॉज हिटलर ने जिस लेवल के क्राइम कमिट किए थे बेटा, वो इसके सामने कुछ भी नहीं। मतलब मुसोलिनी इसके सामने कुछ भी नहीं, आप मान सकते हो। नो डाउट ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, बट हिटलर भाई इसका भी पप्पा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे। देखिए, जर्मनी जब डिफीट हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, तो जो किंग कैसर विलियम थे आपके, है ना, वो वहां पे भाग गए, ठीक है। वो थ्रोन छोड़कर भाग गए, ठीक है, वो चले गए अपना। अच्छा, अब क्या हुआ? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए गए जर्मन पार्लियामेंट के, और एक सरकार बनाई गई, इसको हम कहते हैं वीमर रिपब्लिक, ठीक है। एक नया संविधान बनाया गया। अच्छा, अब जर्मनी क्या बन गया? जर्मनी बन गया एक डेमोक्रेसी। अब क्या होता है, हाउएवर, कभी भी सिंगल पार्टी, यहां पे एक प्रॉब्लम थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन नया था जर्मनी का, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, जिसके चलते कभी भी एक सिंगल पार्टी यहां पे मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाती, तो हमेशा सरकार आपकी कोएलिशन की बनती थी। अब 1919 से लेकर के 1933 के बीच में 21 बार सरकार आपकी बनी है, 12 अलग अलग चांसलर्स वहां पे बने हैं, अपॉइंट किए गए थे। तो चांसलर का पद आप समझ लीजिए जैसे देश के प्रधानमंत्री होते ना, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बिल्कुल वैसे ही होता है लगभग जर्मनी के अंदर। तो कई सारे चांसलर्स आपको छोटे से ड्यूरेशन में देखने को मिलते हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जर्मन की भी सरकार जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल है, ठीक है। एंड इसके अलावा बेरोजगारी जो है, गरीबी वगैरह जर्मनी के अंदर बहुत कॉमन थी, जिसके चलते जर्मनी की सोसाइटी बहुत परेशान थी। अब एडोल्फ हिटलर क्या होता है? एक ऑस्ट्रियन बंदा था, है ना, बर्थ इसका ऑस्ट्रिया में हुआ था, एक ऑस्ट्रियन पर्सन था, एंड इसने जर्मनी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी ज्यादा फाइट किया था। तो ये क्या करता है, एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन करता है जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। उसके बाद जो है इसका नाम बदल करके रख देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है, जिसको आप नाजी पार्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये जब इसको मौका मिलता है कि नाजी पार्टी का लीडर बनने का, यहीं से आप देखोगे हिटलर के हाथ में पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले क्या करता है कि बर्लिन के अंदर जो है अटैक करके पावर कैप्चर करने का ट्राई करता है, हालांकि फेल हो जाता है, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस पीरियड में जब ये जेल में था, इसने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था मेन कैंप, ठीक है। अब देखो क्या होता है बच्चों, जब इसको छोड़ा जाता है तो एक इलेक्शंस कंटेस्ट करता है जुलाई 1932 में। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये वो समय था जब आपका वर्ल्ड के अंदर चल रहा था इकोनॉमिक डिप्रेशन, और जर्मनी की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। और ऐसे केसेस में जब वहां की डेमोक्रेटिक सरकार कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाती, तो लोगों को लगता है कि जर्मनी के अंदर एक इंसान बदलाव ला सकता है, और वो है एडोल्फ हिटलर, ठीक है। अब क्या होता है यहां पे कि 1932 के इलेक्शंस में तो नो डाउट जो जर्मन पार्लियामेंट रिट्सराग है, इसको यहां पे मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे जब गवर्नमेंट यहां पे कुछ टाइम बाद बनाई जाती है अंडर द वान पापन, है ना, वो बहुत टाइम तक वहां पे फंक्शन नहीं कर पाती। फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग जो है हिटलर को बुलाते हैं यहां पे सरकार बनाने के लिए। अच्छा, 1932 के बाद अगर आप देखोगे जो इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें हिटलर की नाजी पार्टी को 37% वोट्स मिले थे, लेकिन फिर भी वो इतने इक्वल नहीं थे कि वो सरकार बना पाए। तो सरकार अभी जो फॉर्म होती है वो अच्छे से फंक्शन जब नहीं कर पाती, तब हिंडनबर्ग कहता है, जो वहां का राष्ट्रपति था, कि हिटलर आप आओ और चांसलर के पद को संभालो। सो हिंडनबर्ग की डेथ के बाद क्या होता है, हिटलर जो है सारी पावर्स को यहां पे एब्सॉर्ब कर लेता है, एंड अपने आप को फ्यूरर, दैट मींस द ग्रेट लीडर का टाइटल देता है। कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश हो जाता है और जर्मनी बन जाता है डिक्टेटरशिप, ठीक है। चलिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखोगे तो हिटलर को डिफीट कर दिया जाता है बाय द अलाइड पावर्स, एंड यहां पे सुसाइड कमिट कर लेता है इन द 1945, राइट। अब अगर हम बात करें तो कैसे ऐसे कॉजेस थे जिसने नाजिज्म को लीड किया। देखिए, नंबर 1 सबसे पहला आता है द ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या था? देखिए, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया, और जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया कि आप ही की वजह से सारे जो अलाइड पावर्स हैं उनको सारा नुकसान हुआ है, इसलिए उसके साथ एक ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई। कई सारे हार्श टर्म्स यहाँ पे जर्मनी पे इम्पोज किए गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मनी को यहाँ पे बहुत ज्यादा कर्जा, मतलब जितना भी उसने नुकसान किया उसके बदले में उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, लगभग $33 बिलियन का।
जो राइन एरिया था, इसका बहुत क्रूशियल एरिया था, उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया, यानी जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया। मिनरल वाले जितने एरिया थे उसको एलाइड पावर्स ने कैप्चर कर लिया। तो अगर आप देखोगे तो इससे क्या हुआ कि जर्मन लोगों का एक तो ईगो बहुत हर्ट हुआ, दूसरी बात उनका आप कह सकते इकोनॉमिक हालत बिल्कुल खराब हो गई। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि जर्मनी में इतना इन्फ्लेशन हो गया था कि आदमी को अगर ब्रेड का पैकेट खरीदने जाना हो तो उसे एकदम गाड़ी भर भर के पैसा लेके जाना पड़ता था। बिकॉज जर्मनी वाले क्या कर रहे थे, जब उनके पास पैसा खत्म हो गया, पैसा पे करने के लिए, कंपनसेशन पे करने के लिए, तो उन्होंने अपनी करेंसी को ओवर प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। और जब आप ओवर प्रिंट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू डाउन होती है, और वही हुआ था जर्मनी के साथ। तो जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड ऐसे टाइम पे अगर आप देखोगे तो हिटलर जो है लोगों के सामने आता है, उनको एक अच्छे दिन की जो है आप कह सकते हो होप दिखाता है, राइट। और हिटलर अगर देखोगे तो हिटलर ने इस पूरी ट्रीटी को बहुत ज्यादा ओपनली क्रिटिसाइज किया था, कहा था यार कि हम इसका बदला लेके रहेंगे, ठीक है। नाउ इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो कम्युनिस्ट थे हमारे जर्मनी के अंदर, उन्होंने अपने आप को जर्मनी में बड़ा ऑर्गेनाइज कर रखा था, एंड साथ ही साथ उनके पास बहुत सारी सीटें थी जर्मन पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो हिटलर जो था कम्युनिज्म के इस बढ़ते इंफ्लुएंस को काफी क्रिटिसाइज करता है, इसके काफी अगेंस्ट है, एंड साथ ही साथ जर्मन्स को कहता है कि यार जो है आप नाजीज को वोट करिए, बिकॉज नाजीज ही इस बढ़ते हुए कम्युनिज्म को यहां पे चेक कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे बच्चों तो कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस भी ऐसे थे जिसने हिटलर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। अब इकोनॉमिक कंडीशन जर्मनी की जो है ना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मैंने आपको बताया था डिटेरियोरेट होती गई, खराब होती गई, ठीक है। इसका इंडस्ट्री, इसका एग्रीकल्चर सब बर्बाद है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज ने जर्मनी के ऊपर क्या लगा दिया था, टैरिफ्स लगा दिए थे, ठीक है। तो जितने भी उसके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वगैरह हैं वो सही तरीके से बिक नहीं पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो हिटलर ने कहा कि अगर मैं पावर में आ गया, अगर सरकार बना ली मैंने, तो आप सबको इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल लूंगा। अब देखिए क्या होता है, हिटलर ने लोगों को एश्योर किया कि वो जो है लोगों के साथ मिलकर के वर्क करेगा, जिससे कि जो है जितना लॉस्ट ग्लोरी है हमारे जर्मनी का वो वापस आ जाए और वापस से जर्मनी एक पावरफुल नेशन बन जाए। तो लोगों ने क्या किया, इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यही इंसान हमको सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। अच्छा, अब आता है एंटीसेमेटिक प्रोपेगेंडा। एंटीसेमेटिक का मतलब होता है ज्यूज के प्रति बहुत ज्यादा हेट। ज्यूज कौन होते हैं यार, इजराइल के रहने वाले लोग है ना, जुदाइज्म फॉलो करने वाले लोग, उनको हम ज्यूज कहते हैं। और बहुत पुराने जमाने से यार उनको लोग बहुत ज्यादा हेट करते थे, राइट। कई सारे उनके अगेंस्ट प्रोपोगंडा चलते थे, कई सारे उनके अगेंस्ट नेगेटिव पब्लिसिटी चलती थी। तो हिटलर जो एक एंटीसेमेटिक प्रोपोगंडा कैरी करता है, यानी एंटीसेमेटिक का मतलब होता है हेट्रेड अगेंस्ट द ज्यूज। अब ये कहता है कि यार जो ज्यूज थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एलाइज के साथ मिलकर के वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी को हराने का काम किया है, एंड दैट इज वाई ज्यूज जो है हमारे देश के दुश्मन है। और बिकॉज ऑफ दिस प्रोपोगंडा बहुत सारे जर्मनीज को, अगर आप देखोगे जर्मन्स को लगने लगा कि सही बात है कि ज्यूज हमारे दुश्मन है और ज्यूज को एलिमिनेट करना ही हमें हमारा प्राइम मोटिव होना चाहिए। अब हिटलर के साथ में एक और बहुत पॉजिटिव था कि उसका जो पर्सनालिटी था वो बहुत तगड़ा था, बहुत करिश्मेटिक था, राइट। तो हिटलर के पास एक बड़ा चार्मिंग पर्सनालिटी था, एक्सीलेंट ओरेटर था, मतलब अपनी स्पीचेस बहुत तगड़ी देता था, लोगों को इनफैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त मोटिवेट करता था कि अगर ये अभी तुमसे बोल दे कि जाओ जाकर वेपन उठा लो और सामने वाले को मार दो, तो तुम लिटरली मार दोगे। तो इतना पावरफुल था इसका दम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर आप देखोगे बहुत तगड़ा पॉलिटिशियन था ये, राइट। इसने ये श्योर किया कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो तभी एंड हो सकती हैं अगर आप अपने देश के अंदर एक नाजी गवर्नमेंट फॉर्म कर लो। इसने क्या किया, एक नए स्टाइल का पॉलिटिक्स यहां पे डिवाइस किया। या अगर जब भी आप देखोगे कभी भी हिटलर अगर यहां पे अपनी स्पीच देता था तो बड़ी संख्या में लोग रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। हिटलर्स का जो मतलब नाजी पार्टी का जो बैनर था बेटा, आप देखेंगे स्वास्तिक था एक तरीके से ना, रेड कलर का। तो ये जो स्वास्थ्य का सिंबल था, इनका पावर का सिंबल था। तो लोग सल्यूट देते थे इनको, गाने गाए जाते थे, मतलब एक मैसिव कहते हैं ना पावर डिस्प्ले करना, वो इसका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, जिससे कि लोगों का माइंड बिल्कुल कैप्चर कर लिया जाता था, ठीक है। चलिए, तो लोग जो है ना मतलब हिटलर को एक मसाया, एक मसीहा मानने लगे जो इनकी प्रॉब्लम से इनको दूर कराने आया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर था इसकी ग्रोथ में, दैट इज द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। अब अगर आप देखोगे जर्मनी के अंदर ना कोई तगड़ी ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी जो कि नाजीज की आइडियोलॉजीज को अपोर्ट कर पाए। तो नाजीज अगर हम देखेंगे तो नाजीज को काउंटर करने के लिए ना कोई इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहां पे सामने नहीं आ पाया, एंड हिटलर बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नाजिज्म का एम बहुत क्लियर था। पहली बात नेशनलिज्म, यानी भाई अग्रेसिव नेशनलिज्म प्रमोट करते हुए आप पावर्स को गेन करना, ठीक है। ग्रेट लीडर जो है एक सिंगल पार्टी से होना चाहिए, इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, ठीक है। इंटरनेशनलिज्म, पीस एंड डेमोक्रेसी को हटा देना, ठीक है। इस तरीके फोर्स एंड ब्रूटैलिटी का इस्तेमाल करना, ठीक है। वॉर्स बहुत जरूरी है अगर कंट्री को पावरफुल बनाना है। साथ ही साथ रेशियल सुप्रीमेसी, मतलब जो इंसान सबसे फिटेस्ट रेस है उसी को सर्वाइव करने का अधिकार है। और हिटलर के हिसाब से जिन लोगों के गोरे गाल हैं, गोरे गोरे बाल हैं, ठीक है, और मतलब ब्राउन बाल हैं, ब्लू आईज हैं, वो लोग परफेक्ट कैटेगरीज हैं सर्वाइव करने वाली। तो इनको हम कहते हैं नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ठीक है, जिनका ब्लू आईज होता है, गोरे गाल होते हैं, ब्राउन बाल होते हैं। तो हिटलर के हिसाब से नॉर्डिक जर्मन आर्यंस फिटेस्ट रेस है पूरे अर्थ की, और सिर्फ इन्हीं को सर्वाइव करना चाहिए, इसलिए बाकी लोगों को इसने मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो रेशियल हायरार्की वाला सिस्टम है ना इसका, वो एक तो बहुत ज्यादा गंदा था। तो नाजीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंपैक्ट की बात करें, नंबर 1, इसने डिक्टेटरशिप बना दिया जर्मनी को। हिटलर ने अगर आप देखोगे सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जर्मनी एक यूनिटरी पावर बन गया। दैट मींस पहले क्या था, जर्मनी के अंदर बहुत सारी
सरकारें थी स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, राइट। अभी क्या सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही सरकार है, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हिटलर। तो आपका जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था जर्मनी का बिल्कुल डिसमेंटल हो गया, खत्म हो गया, राइट। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो नाजीज के साथ नहीं थी, ठीक है, उन सबको डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल। एक सीक्रेट पुलिस बना दी गई गेस्टापो, जिसका काम था कि लोगों पर नजर को रखना, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो कंप्लीट नजर रखती थी। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या बाकी फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखोगे तो लोगों से यहां पे छीन लिए जाते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो हिटलर ने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं पावर में आ गया तो मैं कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करूंगा, तो उसने किए भी, ऐसा नहीं कि उसने नहीं किए, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो उसका एक इकोनॉमिक मिनिस्टर था, उसका नाम था जालमर सैश। उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है देश की इकोनॉमी को सुधारोगे। कैसे? इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फोकस किया गया ना, फैक्ट्रीज को यहां पे आप देखोगे ओपन किया गया लोगों को काम देने के लिए। फूड कॉर्पोरेशन स्टार्ट की गई, जिससे क्या आगे कि फूड प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सके, उसके प्राइस वगैरह को। कैपिटलिस्ट को एनकरेज किया गया कि आप जो अपनी कंट्री अपनी कंपनीज खोलिए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, है ना। स्ट्राइक्स यहां पे बैन कर दी गई, आप हड़ताल नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी हैवी आर्मामेंट्स, एरोप्लेन्स वगैरह, इनका आप कह सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। ट्रेड यूनियंस हटा दी गई, है ना। ट्रेड यूनियंस होंगी तो हड़तालें करेंगी, काम नहीं चल पाएगा, तो हटा दी गई। जितने भी वर्कर्स थे, है ना, उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि हिटलर की लीडरशिप के अंदर ही काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो साइज ऑफ जर्मन आर्मी है, तो इसने क्या किया, जर्मनी को बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी में कन्वर्ट कर दिया। जर्मनी आर्मी, जर्मन आर्मी, जर्मन एयरफोर्स वगैरह, बेटा इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, है ना। तो मिलिट्री ट्रेनिंग अगर आप देखोगे तो सिटीजन के लिए कंपलसरी थी। इवन जो बच्चे थे, अगर आप देखोगे तो 10 साल की उम्र से उनको हिटलर को वर्शिप करना, वॉर को वर्शिप करना सिखाया जाता था। मैंडेटरी था कि उन्हें किसी ना किसी डिफेंस फोर्स में सर्व करना आगे जाकर के, ठीक है। रिनाउंसिंग द पीस ट्रीटीज। अच्छा, जो मेजर ऑब्जेक्टिव था हिटलर की फॉरेन पॉलिसी का बहुत क्लियर था कि जितनी भी ट्रीटी आपकी, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है, पहली बात तो उसको डिसओन कर दिया। इसने कहा कि हम उसको नहीं मानते। दूसरी बात, इसने क्या कहा कि ट्रीटी एक बहुत अनजस्ट तरीका है, और उसने ओपनली कंडेम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसने कहा कि मैं जो वॉर रेपरेशन, जो कॉम्पनसेशन आप मुझसे डिमांड कर रहे हो, वो मैं आपको नहीं देने वाला, राइट। साथ ही साथ इसने क्या किया, जर्मनी को इतना पावरफुल बना दिया कि अगर कोई इस पर अटैक करने जाए भी तो डेफिनेट सी बात है उससे 10 बार सोचे। सो दैट इज हाउ द हिटलर मेड जर्मनी वेरी मच इनविंसिबल टाइप ऑफ स्टेट, ठीक है। अच्छा, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। हिटलर का जो मेन आइडिया था बहुत क्लियर था कि आपको अलग अलग देश के इलाकों को कैप्चर करना है और वहां पे अपने लोगों को सेटल करना है। इसको हम कहते हैं लेबेनस्ट्रॉम का आइडियोलॉजी, ठीक है। चलिए, इसका मानना था कि अगर आपको कॉलोनीज नहीं होंगी, तो कॉलोनीज बहुत जरूरी है अगर आपको एक्सपेंशन करना है, पॉपुलेशन को सेटल करना है, इंडस्ट्रीज वगैरह आपको चलानी है ना। तो इसके लिए आपको अटैक करना पड़ेगा, दूसरे इलाकों के रिसोर्सेज को छीनना पड़ेगा। हिटलर अगर आप देखोगे तो सदर्न और ईस्टर्न यूरोप में कीन था बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने को, ठीक है, बिकॉज ये इलाके आपके रिच इन मिनरल्स से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हिसाब से। तो हिटलर क्या करता है, एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी में एंटर करता है पोलैंड के साथ फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इन 1934, उसके ताकि उसके ईस्टर्न फ्रंटियर्स को सेफगार्ड कर पाए। साथ ही साथ ये जो सार और राइनलैंड का इलाका है, फ्रांस से रिकैप्चर कर लेता है, और साथ ही साथ एक पैक्ट साइन करता है यहां पे रशिया के साथ, राइट। अब क्या होता है, हिटलर का रेशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। हिटलर का ये मानना था दोस्तों कि मतलब जो आर्यंस है, मैंने आपको बताया ना, वो सबसे बेस्ट है, और सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को यहाँ पे सर्वाइव करना चाहिए। और जो इसका रेशियल हायरार्की का एक लिस्ट था, उसमें ज्यूज आते थे सबसे लास्ट पे, और वो सबसे घटिया लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू हिटलर, और इसलिए उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए, राइट। चलिए, तो आफ्टर रिज्यूमिंग पावर, नाजीज क्या करते हैं यहाँ पे, कंटिन्यूअसली ज्यूज को मारना स्टार्ट कर देते हैं अलॉन्ग विद ऑल द फिजिकली डिसेबल्ड जर्मन्स, बिकॉज इनके हिसाब से सिर्फ फिट जर्मन्स का ही यहाँ पे स्थान है जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा जो बिग जिप्सीज हैं, ब्लैक जर्मन्स हैं, इन सबको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है, जहां पे पॉइजनस गैस के थ्रू इनको बेटा मार दिया जाता है, ठीक है। तो वर्स्ट सफरर्स मैंने आपको बताया ना, ज्यूज थे। इनफैक्ट इनको ना छोटे छोटे इलाकों में रहने को मजबूर किया जाता था, इनको आप गेटोस कहते हो। इनके पास बेचारों पास रहने के लिए कोई सुविधा भी नहीं थी, और बाद में इनको ले जाकर के जो गैस चैम्बर्स होते थे उनको किल कर दिया जाता था, ठीक है। जो नाजी रूल का अर्ली ईयर्स है, उसमें तो पहली बात तो ज्यूज को फोर्स किया गया कि आप जर्मनी छोड़ के चले जाइए, लेकिन जो बाद के ईयर्स आप देखोगे उसमें कंप्लीट एलिमिनेशन के ऊपर आ गया था हिटलर ऑफ द ज्यूज, ठीक है। इनफैक्ट जो पोलैंड के लोग थे ना, उनको भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ छोड़ के, घर बार छोड़ छोड़ के भागना पड़ा था, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया था, और जर्मनी वालों को बोला था कि आप जाके पोलैंड वालों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लीजिए। तो इस टाइप का अगर आप देखोगे बच्चे, तो यहाँ पे इसने ब्रूटैलिटी परफॉर्म किया है इन द केस ऑफ यूरोपियन स्टेट, ठीक है। चलिए, सिमिलरिटी क्या है आइडियोलॉजीज के बीच में? वेरी सिंपल, नंबर 1, दोनों का मतलब था कि टोटलिटेरियन स्टेट होना चाहिए, सारी पावर्स लीडर के हाथ में हो। दूसरा, डेमोक्रेसी कम्युनिज्म को अपोज करना, वन पार्टी वन लीडर के रूल को प्रमोट करना, अग्रेसिव नेशनलिज्म को प्रमोट करना, ठीक है। अगर आप देखोगे वॉर को ग्लोरीफाई करना, दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वॉर का ग्लोरिफिकेशन, ये दोनों कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा मतलब कैसे हैं प्रमोट करते हैं। दोनों कंट्रीज अगर आप देखोगे तो ट्रीटी ऑफ वर्साई से बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं थे, और डेफिनेट सी बात है, उनको लगता था कि कहीं ना कहीं जो है ना कम्युनिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, और इनफैक्ट जो लीग ऑफ नेशंस था बिग फेलियर साबित हुआ था। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी दोनों कंट्रीज के अंदर, वो बहुत प्लस फैक्टर्स यहाँ पे प्रूव होते हैं दोनों केसेस में डिक्टेटरशिप्स के राइज के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी कहानी मेरे दोस्त। एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं
कि अगर हम बात करें नाजिज्म की आइडियोलॉजी इन फिलोसफीज पे, तो दोनों केसेस में एक चीज बहुत क्लियर है कि इटली और जर्मनी दोनों ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से बहुत परेशान थे। वहां के इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छे नहीं थे, हालात सोशल कंडीशंस अच्छे नहीं थे, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वहां पे बहुत अनस्टेबल थी। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि दोनों की जगह पे एक सूटेबल कंडीशन बन जाती है फॉर द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, जब लोगों को लगता है कि इटली के अंदर मुसोलिनी और जर्मनी के अंदर जो हिटलर है वो उनके चीजों को यहां पे बहुत बेहतर कर पाएगा। ठीक है, वन पार्टी वन लीडर, अग्रेसिव नेशनलिज्म को ग्लोरीफाई करना, ये सब बातें जो है बहुत कॉमन है बिटवीन द हिटलर का नाजिज्म एंड मुसोलिनी का फासिज्म। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ कहानी को आज समाप्त करते हैं। अगली बार मैं इस बार भूल गया था थोड़ा सा, तो अगली बार बच्चों के लिए फटाफट से मैं लेकर के आ जाऊंगा यार, आपके नाम वगैरह बहुत क्रूशियल है क्योंकि वो। ठीक है, चलिए तो आपके साथ मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है मजा आया होगा इस कहानी को सुन करके। तो इसको एकदम एक कहानी की तरह, एक ऑडियो बुक की तरह सुनना बच्चों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, फटाफट से मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया बिकॉज ये बहुत लंबा चैप्टर है। जब हम वन शॉट्स करेंगे तो डेफिनेट सी बात है दोस्तों, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज अ माइंड मैप रिकॉल, ताकि आप फटाफट से कर पाओ अपने कंसेप्ट। बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन। दिस इज योर मेंटोर, योर गाइड, योर फ्रेंड कुणाल दिस साइड, signing off for this video. मिलते हैं in the next class. Till then, stay happy, stay amazing, stay cool. Bye bye guys. Take care. Good night and good evening and good morning. जब भी तुम देख रहे हो तब। ठीक है, बाय।